और मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर। चैप्टर नंबर 3, धातु एंड अधातु के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और उनको बताएं कि हम यहाँ पर जो चैप्टर हैं साइंस के उनके नोट्स बना रहे हैं और साथ साथ में उनको रिवाइज़ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। जो एनुअल एग्ज़ाम होने वाली है, जो हमारी एनुअल एग्ज़ाम होने वाली है, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए क्या है। पहला, तत्व को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु व अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। क्या क्या किया जाता है कि उनको धातु और अधातु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए धातु के उदाहरण दे रखे हैं आपको कुछ कि आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर, ये सब चीज़ें क्या है, ये एक धातु हैं, ये सब भी धातुएं हैं। फिर उसके बाद में हमने जो सेकंड पॉइंट ले रखा है वो है अधातु। तो अधातु के उदाहरण दे रखे हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें क्या हैं, अधातु हैं। ठीक है, तो इनके कुछ भौतिक गुण धर्म भी होते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें पूरा अच्छे से समझ में आ जाए चैप्टर में हमें करना क्या क्या है। तो भौतिक गुण धर्म ये रहे। इनमें देखो पॉइंट दे रखा है गुण धर्म, फिर है धातु, फिर अधातु कि कौन कौन से गुण धर्म किस किस में होते हैं, कि कैसे वो प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो धात्विक चमक, धात्विक चमक क्या होती है, धातु की जो सतह है वो चमकदार होती है, अधातु की चमकीली नहीं होती है। कि धातु जो होती है वो सबसे ज़्यादा चमकीली होती है लेकिन अधातु चमकीली नहीं होती है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ये आपको नोट लगा के लिखना है, नोट लगा के लिखना है कि जो आयोडीन है ना वो क्या है, वो अधातु है, धातु नहीं है लेकिन वो अधातु होकर भी चमकती है आयोडीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा सा अपवाद है ये, इसको ध्यान रखें। तो आगे चलते हैं। फिर इसके बाद में आती है कठोरता। क्या देखेंगे हम, कठोरता। तो धातुएं जो है सामान्यतः कठोर होती हैं लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये थोड़ी सी ध्यान दें कि इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। कौन कौन सी धातुओं को, एक तो लिथियम होता है, एक सोडियम होता है, एक पोटेशियम होता है, इनको हम चाकू द्वारा भी काट सकते हैं। लेकिन मेजरतः धातुएं कैसी होती है, कठोर होती हैं। लेकिन ये अपवाद है, इसके अंदर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये मुलायम धातुएं हैं जिनको आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं। तो फिर उसके बाद में देखिए कि अधातु ये अधिकतर कठोर नहीं होती हैं, ये अधिकतर कठोर नहीं होती हैं। लेकिन जो कार्बन है एक अपरूप होता है कार्बन का हीरा। कौन कौन से होते हैं, ग्रेफाइट होता है, हीरा जो सबसे कठोर पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा क्या है, सबसे कठोर कार्बनिक पदार्थ है, जो सबसे कठोर होता है, प्राकृतिक पदार्थ है ये हीरा। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेना। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं रूप। क्या देखते हैं, रूप कि धातु का रूप कैसा होता है। धातु एक कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, ये सभी को पता होगा। लेकिन जो मरकरी है, जो पारा है, वो उसको छोड़कर क्योंकि वो द्रव्य रूप में पाया जाता है। मरकरी किस रूप में पाई जाती है, द्रव्य रूप में पाई जाती है। लेकिन जो धातुएं होती है वो कमरे के ताप पे लगभग क्या होती हैं, ठोस होती हैं। फिर अधातु के बारे में डिस्कस करते हैं। अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं, लेकिन जो ब्रोमियम है उसको छोड़कर, क्योंकि ये तरल रूप में पाई जाती है, यानी लिक्विड रूप में पाई जाती है। अधातु किस किस रूप में पाई जाती है, ठोस और गैसीय। लेकिन जो ब्रोमियम होती है वो तरल रूप में पाई जाती है, यानी विलयन के रूप में पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है कि अधातु जो अघातवर्धनीय का मतलब कि संपीड़ित करना। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हम चांदी है उसको पीटकर क्या बना सकते हैं, चादर जैसा बना सकते हैं। फिर अधातुएं अघातवर्धनीय होती हैं, उनको पीटा नहीं जा सकता, उनको पीटने पे वो बिखर जाएंगी, खिंड जाएंगी, है ना। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा तन्यता। कि तन्यता क्या होती है, धातुओं की पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। तन्यता मतलब खींचना, तन्यता मतलब बढ़ाना। तो हम धातुओं को बढ़ा सकते हैं लेकिन धातुओं जो होती हैं उनको बढ़ा नहीं सकते, मतलब कि वो तन्य नहीं होती हैं। फिर उसके बाद में 6 पॉइंट आता है विद्युत व ऊष्मा के चालक।
विद्युत और ऊष्मा के चालक कौन कौन से होते हैं? धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी चालक होती हैं। उनसे जो विद्युत है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो ऊष्मा है, वो क्या हो सकती है? प्रभावित हो सकती है। लेकिन जो सीसा होता है और जो मरकरी होती है, ये कुचालक होते हैं। इनसे क्या नहीं होता है? इनसे धातुएं जो है वो विद्युत गमन नहीं होता है और ऊष्मा का भी कुचालक करती हैं, ये ऊष्मा का चालक नहीं है। तो फिर अधातु क्या है? अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है, लेकिन परंतु जो ग्रेफाइट है वो सुचालक होता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको हमेशा काम आने वाली हैं, तो इन पे थोड़ा सा गौर देके इस सारणी को पढ़ें और इसको लर्न करें, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम है उसके अंदर। ठीक है, फिर देखिए 7 नंबर पॉइंट है घनत्व। घनत्व यानी कि कितना एरिया घेरती है। सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक की होती हैं धातुएं, लेकिन सोडियम व पोटेशियम का घनत्व गलनांक कम होता है। सामान्यतः जो घनत्व है धातुओं का वो क्या होता है? उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है, अधिक होता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम एक दो धातुएं ऐसी हैं जिनका गलनांक भी कम होता है और घनत्व भी अधिक होता है। सामान्यतः अधातुओं में देखो, सामान्यतः धातुओं का घनत्व व गलनांक कम होते हैं। सामान्यतः उनका धातुओं का जो घनत्व है और गलनांक है वो कम होता है। फिर जाते हैं हम 8 नंबर पॉइंट ध्वनिक। ध्वनिक क्या होती हैं? ध्वनिक यानी ध्वनि करने वाली। तो धातुएं जो हैं वो कठोर सतह से टकराने पे आवाज़ पैदा करती हैं। जैसे लोहे को हम लोहे से टकराएंगे तो आवाज़ आएगी, स्टील जैसे चांदी है उनको टकराएंगे तो आवाज़ आती है। अधातुएं धनाविक नहीं होती हैं, यानी कि उनमें कोई आवाज़ नहीं होती है, उनको टकराने पे ज़्यादा कुछ आवाज़ सुनाई नहीं देती है। फिर होता है ऑक्साइड। ऑक्साइड किसका होता है? देखो, अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। कैसा ऑक्साइड बनाती है? हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था क्षारीय और अम्लीय। तो जो अधातु होती हैं वो सामान्यतः ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे मैग्नीशियम का देख रखा है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। कैसा अम्लीय? अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे SO2। ठीक है, ये क्या बनाती हैं? अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं अधातु। लेकिन धातुएं कैसी बनाती हैं? क्षारीय ऑक्साइड। फिर आगे चलिए, आगे का पॉइंट दे रखा है आपके सामने कि धातु के रासायनिक गुणधर्म, कि धातु के जो रासायनिक गुणधर्म हैं, यानी कि जब धातुएं क्रिया करेंगी तो वो कैसे प्रदर्शित होंगी, कैसे व्यवहार दर्शाएंगी, उनके बारे में देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आता है वायु के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? वायु के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड। जैसे धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो वो क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं हमने, तो हम आपको उसके एग्जाम्पल्स दिखा देते हैं। तो पहला आता है कॉपर का ऑक्सीकरण करना, ऑक्सीजन के साथ जोड़ना। तो क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो काले रंग का होता है। ठीक है, समझ में आया। फिर है एल्यूमिनियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। फिर मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो धातुएं देखो नीचे लिख रखा है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ साथ अलग अलग तरह के से अभिक्रिया दर्शाती हैं, कि धातुएं जो हैं ऑक्सीकरण के साथ अलग अलग अभिक्रिया दर्शाती हैं, ये आपको पता होगा। फिर देखते हैं कि जो सोडियम होता है, सोडियम और पोटेशियम वायु के आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए ये चीज़ें भी, कि सोडियम और पोटेशियम जो है उनको हम ऐसे ऑक्सीजन में खुला नहीं रख सकते, जैसे कि कटोरी में डाल के रख दें या बीकर में डाल के रख दें, तो ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेते हैं, आग बना लेते हैं। तो उनको हम कैसे रख सकते हैं? फिर उनको हम केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर रखते हैं, केरोसिन तेल के अंदर रखते हैं, तो जिससे कि उनको ऑक्सीजन प्राप्त ना हो और वो आग ना पकड़े, जब हमें आवश्यकता पड़े तो वो हमारे काम आ जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और Fb वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, इन पे क्या हो जाती है? ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद में है Fe वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला में लोहा चूर्ण डालने पर वह तेजी से जलने लगता है। लोहा चूर्ण मतलब कि लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल्स डालने पे वो क्या होते हैं? जलने लग जाते हैं। और ऐसे आयरन वायु में गर्म करने पे प्रज्वलित नहीं होता है, यानी कि जलता नहीं है। फिर उसके बाद में पॉइंट देखो कि कॉपर की प्रज्वलित नहीं होता है, कॉपर भी क्या नहीं होता है? प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है जब ऑक्सीजन के साथ वो क्रिया करता है। Ag यानी कि चांदी, जब Au सोना के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है,
क्या नहीं करता है कि ये अभिक्रिया नहीं कर सकता है कि चांदी और सोने को हम नहीं मिला सकते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ दोनों ही अभिक्रिया नहीं करते। अगर अभिक्रिया करते तो जैसे कि हमारे पास से होते हैं सोने की चीज़ें हम पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, चांदी की पहनते हैं, तो उनमें कुछ नुकसान हो सकता था, इसलिए वो अभिक्रिया नहीं करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड यानी उभयधर्मी मतलब कि दो तरह की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाना। तो विद्युत ऑक्साइड जो अम्ल है तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं। क्या वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं। तो देखिए ये एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, एग्जाम्पल देख लीजिए आप दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। Al2O3 की अभिक्रिया जब HCl के साथ कराई जाती है तो AlCl3 बनता है और H2 पानी बनता है। Al2O3 की जब NaOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो NaAlO2 बनता है और पानी बनता है। सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, फिर जो सेकेंड एग्जाम्पल्स ले रखे हैं हमने वो देख लेते हैं। देखो थोड़े से आपको डायग्राम के थ्रू भी हम समझाएंगे। जल के साथ अभिक्रिया करना, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। धातु ऑक्साइड की क्रिया जब हम जल के साथ करेंगे तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगी। समझ में आया? देखो कि जब धातु है वो जल के साथ क्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड बनाएगी प्लस हाइड्रोजन बनाएगी। लेकिन जब ये धातु ऑक्साइड है इसकी क्रिया जल के साथ फिर से करवाई जाती है तो वो क्या बनाते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो चलिए हम हमारा डायग्राम को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझिए डायग्राम कि ठंडे जल के साथ क्रियाशील धातुएं जो है वो ठंडे जल के साथ क्रियाशील होती हैं। कौन कौन सी, Na, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। केवल भाप के साथ क्रिया करने वाली कौन सी है, Al, जिंक। ठीक है, गर्म जल के साथ क्रिया करने वाली Mg धातु है। जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है, कौन कौन सी नहीं करती है, Fb, Cu, Au, Ag। ये जो चारों हैं ये जल के साथ कभी अभिक्रिया नहीं करती हैं। फिर उसके बाद में देखो कि जो कैल्शियम है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपके जाते हैं। जब देखो कि हम पानी के अंदर H2O पानी है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी होता है, ये हाइड्रोजन होता है, तो ये जब इसके साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जब क्रिया करेंगी तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन हटके इनके पास आ जाता है, इनके ऊपर चिपक जाता है, जिससे कि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे कि वो तैरने लग जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं आपके लिए ये रहे एग्जाम्पल्स। थोड़ा सा मैं फिर से लिख देता हूँ, एग्जाम्पल्स को अच्छे से कवर कर देता हूँ। ये रहे आपके लिए एग्जाम्पल्स, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो पहला दे रखा है कि Na और H2 की जब क्रिया करवाई जाती है तो NaOH प्लस से हाइड्रोजन प्लस ऊष्मा बनती है। फिर जब कैल्शियम H2 पानी के साथ क्रिया करता है तो CaOH होल ट्वाइस बनाता है प्लस से हाइड्रोजन गैस बनाता है। Mg प्लस पानी के साथ जब क्रिया करता है तो MgOH2 बनाता है प्लस से हाइड्रोजन गैस निकलती है। Al जब पानी के साथ क्रिया करता है तो AlO3 बनाता है और 3 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। Fe जब हाइड्रोजन के पानी के साथ वर्क करता है, कार्य करता है या अभिक्रिया करता है तो FeO4 बनाता है और हाइड्रोजन बाहर निकलती है। ये अभिक्रियाएं हैं जो आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, फिर चलते हैं नंबर थर्ड पॉइंट कि नंबर थर्ड पॉइंट क्या बोल रखा है। नंबर थर्ड पॉइंट आपके पास दे रखा है कि जो धातुओं की तनु है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होगा, जब धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी तो वो लवण बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी है। तो एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल आपके लिए है कि Fe की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो FeCl बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। फिर मैग्नीशियम की क्रिया जब HCl के साथ कराई जाती है तो MgCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जब जिंक की क्रिया HCl के साथ कराई जाती है तो जिंक क्लोराइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जब एल्यूमिनियम की क्रिया HCl के साथ कराई जाती है तो AlCl3 बनता है और 3H2 बाहर निकलता है। अब नोट लगा के लिखना ये पॉइंट जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखना CuAgHg जो है वो तनु अम्लियों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, अभिक्रिया नहीं करते हैं। CuAgHg तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे
फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है कि धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जैसे कि कोई धातु होगी, उसकी लवण विलयन से अभिक्रिया कराई जाएगी तो लवण विलयन कै बनेगा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगी, धातु मिल जाएगी और धातु ख बाहर निकल जाएगी। इसमें से जो विलयन होगा इसमें से धातु बाहर निकल जाएगी। फिर से समझाने का प्रयास करता हूं मैं आपको, देखना, जब धातु कै की क्रिया इसके साथ करवाई जाती है लवण ख के साथ, तो क्या होगा, देखो कि जो धातु कै है वो यहाँ से हटकर इस लवण के साथ मिल जाएगी। किस लवण में, जो ये लवण था इसके अंदर क्रिया करके यहाँ से धातु को हटाकर खुद लग जाएगी और इसमें जो धातु बची थी, जो लवण था अपने पास, इसमें जो धातु बची थी वो जाकर धातु ख बाहर निकल जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए पॉइंट देखते हैं हम कि अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती है। यह धातु की सक्रियता श्रेणी पर आधारित होता है। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी होगी। तो देखते हैं क्या होती है। वह सूची जिसमें धातु को क्रियाशील के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जो आपके पास नीचे दे रखी है, तो मैं ये आपको सूची दिखा देता हूँ। इसमें है कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fb, लोहा, Pb। अधिक क्रियाशील, ये अधिक क्रियाशील है और ये घटता अभिक्रियाशीलता है, यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी है, सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर लोहा, फिर Pb। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए सबसे कम क्रियाशील कौन कौन सी है, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Aq, Au सबसे कम क्रियाशील होती हैं। फिर उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी ध्यान रखें। फिफ्थ पॉइंट क्या है, धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया करवाना, कि जब हम धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोशक को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। जैसे कि धातु के परमाणु वह संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। धातुओं के परमाणु संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। समझना, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। देखना, एग्जाम्पल अपने पास है NaCl, हमने नमक लिया, इसके पास हमने ये पहले कोश पढ़ा होगा हमने कि Na है, उसके अंदर बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर एक और कोश होता है और उसके बाहर एक और कोश होता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसमें 8 8 64 ऐसे 8 8 16 ऐसे हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, है ना। तो सोडियम के अंदर हमने देखा कि 2 8 और 11, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि सोडियम जो है वो आवर्त सारणी में 11 नंबर पे आता है, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें हमने भरा 2 8 1, तो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अष्टक पूरा करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। और जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जो सोडियम था वो क्या रह गया, प्लस रह गया। एक इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लस होता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या होगा, बता रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, +2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी हम ऑक्सीडेशन अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, फिर देखना, जो क्लोरीन था उसके पास कितने थे, 287 बाह्य कक्षक में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो ये कक्षक पूरा हो जाएगा। तो इसके पास 7 तो पहले से थे, एक इसको और चाहिए प्लस में, तो ये क्या गया, ये घूमता रहा और इसको सोडियम मिला। क्या मिला, सोडियम मिला। तो इसने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन जो इसने त्यागा था वो ले लिया, ग्रहण कर लिया। यहाँ पे ग्रहण करते ये क्या हो गया, माइनस हो गया। क्या हो गया, Cl माइनस हो गया, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया है, यानी इसके पास एक ऋणावेश आया है। ऋणावेश आने के कारण ये क्लोरीन क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। इसको देखो ऐसे दर्शाते हैं, देखो इसके बाह्य कक्षक में देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर 2 इधर, एक और एक ने इसका पेयर बना लिया। तो इसने क्या किया कि सोडियम के साथ सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और पेयर बना लिया, तो ये क्या बन गया, NaCl नमक बन गया। 2 धातुएं मिलकर ऐसे क्रिया करती हैं। तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए एक नया वीडियो बना देंगे। कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए ही यहाँ पे आए हैं, आपके लिए ही हम जो हमारी क्लासें वो स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें और वो अच्छी प्रिपरेशन कर सकें और उनकी एनुअल एग्जाम बहुत अच्छे से जा सके। इसलिए ही हम आपके पास आए हैं। तो आप थोड़ा सा सहयोग करें और हमें ये बताएं। चलिए आगे करते हैं आयनिक यौगिक।
कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं। सभी के मन में आया होगा कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं। तो हम देखते हैं, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल से बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। कि अगर कोई प्लस है, अगर उसके पास हम माइनस लेके जाएंगे तो ये दोनों अब एक दूसरे को खींचेंगे, अपने पास से बुलाएंगे। और अगर प्लस प्लस यानी सेम साइन वाले हों, ये हों, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे। तो प्लस यहाँ दूर हटते हैं। यही क्रिया जैसे कि बादल गरजते हैं तभी होती है। आपने देखा होगा कि बादलों के एक तरफ होता है प्लस आयन, एक तरफ होते हैं माइनस आयन। मैं थोड़ा सा बीच में एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ। जैसे बादल टकराते हैं, आवाज़ आती है, तो इधर अगर प्लस प्लस है, इधर माइनस माइनस है, और इधर अगर माइनस माइनस प्लस प्लस होगा, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, प्रतिकर्षित कर देंगी, एक दूसरे को दूर हटा देंगी। लेकिन अगर इधर प्लस प्लस होगा और इधर माइनस होगा, इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा, तो देखना, अगर इधर प्लस हो, इधर प्लस हो, इधर माइनस हो, तो ये इधर भी माइनस था, तो ये माइनस और प्लस इसको आकर्षित करके आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से बिजली बनती है। बिजली बनती है। बिजली कैसे बनती है, ऐसे ही बनती है भाई। बिजली, जो बिजली कड़कती है, गिरती है, वो इसी वजह से बनती है भाई, बादलों की वजह से। तो आपको अफवाहें भी बताई गई होंगी, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, साइंस पढ़ रहे हैं आप। तो देखिए, आयनिक यौगिक के गुणधर्म की भौतिक प्रकृति के, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। गलनांक व क्वथनांक, आयनिक यौगिक का गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है। और घुलनशील, आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील व केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। जल में तो घुलनशील होते हैं, लेकिन जो केरोसिन होता है, जो पेट्रोल होता है, उसमें अघुलनशील होते हैं। ठीक है। और फिर दे रखा है कि विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में गलित रूप से विद्युत का चालन करते हैं, ये ठोस रूप से विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए, धातु की प्राप्ति व धात्विकी, ये हम कल करने वाले हैं। ठीक है। तो आज के लिए आपको बता दें कि हमने यहाँ तक विद्युत चालकता यहाँ तक पूरा पढ़ा है। तो आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं, और ऐसे वीडियो हम रोज़ आपके लिए लेकर आएंगे, और रोज़ आपको जो हमारी नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। और आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया है, आपको पसंद आया है, आपको कुछ सीखने को, नया कुछ सीखने को मिला है, और आपकी बुक का पूरा सारांश आपको मिला है, तो आप हमें बिल्कुल कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि जो हमने पढ़ा है वो आपको कैसा लगा, है ना। हाउ टू फील, आपने कैसा महसूस किया, ये सब चीज़ें आप हमें बताइए। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें, और आपके घर वाले और सभी अच्छे से समझ पाएँ, और आपको आगे प्रिपरेशन करने में, अगर आप साइंस लेना चाहोगे तो आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी। अगर आप 11th 12th में साइंस लेना चाहते हो, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तब भी आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इनको थोड़ा सा अच्छे से लिख कर तैयार रखें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, और इनको बार बार रिवाइज करें। ठीक है। हम 2 पार्ट के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे आपके लिए, हम लाइव भी आएंगे। अगर आप अच्छा सा सपोर्ट करते हैं हमें, तो हम लाइव क्लासें भी आपके लिए लेके आएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे, जो गत वर्ष में जो प्रश्न पेपर हुआ है और जो आने की संभावना है, वो प्रश्न आपके पास लेके आएंगे। ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए।